आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे MTG नीट का अनसॉल्व पेपर का 9वां क्वेश्चन। करा 4 इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2L। सी फिगर। कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 2L लंबाई की है, उसके चारों कोनों में प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रखे गए हैं जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है। कह रहा है द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इज। तो ये प्लस क्यू वाले जो दो चार्ज हैं इनके मध्य में जो ये रेखा है इसके मध्य में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड यानी वैद्युत विभव हमसे पूछ रहा है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर फिगर बना लिया गया है। तो फिगर में प्लस क्यू माइनस क्यू और ये पूरी लंबाई 2L है। क्योंकि वर्ग है तो सारी लंबाइयाँ ये बराबर होंगी, क्योंकि वर्ग यानी स्क्वायर की सारी जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो देखिए अब ये इसको अगर ये मान लिया जाए, ये PQRS माना है, इसको ये माना जाए तो AP और AS बराबर होंगे। तो A इज द मिड पॉइंट ऑफ PS, ये PS का मध्य बिंदु है A, तो PA इक्वल टू AS यानी PA इक्वल टू AS हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी है? L है। तो ये लंबाई हमारी L हो गई। अब देखिए अब चूंकि जब हम विभव निकालते हैं, पोटेंशियल या विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो अगर इस पॉइंट पर निकालना है तो सारे पॉइंटों से दूरी हमको लेना पड़ेगा, न्यूनतम दूरी। क्योंकि V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R होता है। तो ये जो R है, तो जहाँ पर विभव निकालना है उससे उस आवेश की दूरी होगी न्यूनतम दूरी जहाँ पर निकालना है, जिसके कारण यहाँ पर प्रभाव है, जिस आवेश के कारण। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इस आवेश के कारण तो दूरी ये हो जाएगी, और इस आवेश के कारण दूरी ये हो जाएगी, और इस आवेश के कारण दूरी ये हो जाएगी, ये, और इस आवेश के कारण ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग सारे आवेशों से इस बिंदु की न्यूनतम दूरी को लेंगे, यानी जिसको हम लोग विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हकीकत में जब हम NCERT पढ़ते हैं तो उसमें जो विद्युत क्षेत्र या विभव के फार्मूले में R लिखा रहता है, उसको दूरी न कहे कि अगर हम विस्थापन कहें तो हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर इस बिंदु पर विभव निकालना है तो इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण। तो देखते हैं। अब देखिए ये दूरी आ गई तो पहले हमको इसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये वाली दूरी हमारी ये L है, ये वाली, और ये भी L है, और ये 2L है, और ये भी 2L है। तो अब हमें ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, क्योंकि ये निकलेगा जब ये दूरी, तभी इसके कारण हम यहाँ पर विद्युत विभव निकाल पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको निकालना है तो एक का निकाल लें तो ये दूसरा भी निकल आएगा, क्योंकि जितना ये होगी उतना ही ये भी होगी, जितना ये होगी उतना ही ये भी होगी। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है यानी वर्ग है, ये मध्य बिंदु है, तो जो ये होगा वही ये होगा। तो देखिए AR इक्वल टू AQ, AR कहें या AQ कहें, दोनों बराबर हैं तो बराबर कर दिया। अब ये कोण 90 डिग्री है, ये भी, तो पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये डायगोनल का जो स्क्वायर होता है शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है।
तो अगर इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा PA का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। या इसमें अगर देखें हम इसमें तो SA का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर है, SA का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए SA या AS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट SR हमारा 2L है तो 2L का स्क्वायर प्लस SA हमारा L है तो L का स्क्वायर, तो आ गया L रूट 5। अब जितना ये निकला है ये उतना ही ये भी होगा। तो अब इस बिंदु पर हमें यहाँ से ये दूरी पता है इस आवेश के लिए, इसके लिए ये दूरी पता है, इसके लिए ये न्यूनतम दूरी पता है और इसके लिए ये न्यूनतम दूरी पता है। तो अब हम यहाँ पर विभव निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू द गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज, जो आवेशों का विन्यास है उसके कारण इस ए बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा उसका हम नीचे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए VA इक्वल टू, अब एक एक बिंदु के कारण 1/4πε0 Q/R, फिर बार बार लिखेंगे तो सब में 1/4πε0 रहेगा, तो इसको कॉमन ले लिया है। आप देखिए इसके कारण तो आवेश बटे बीच की न्यूनतम दूरी, तो Q/PA हो जाएगा न्यूनतम दूरी, प्लस यहाँ पर Q/ AS हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस Q/ AQ हो जाएगा, प्लस माइनस Q/ AR हो जाएगा। न्यूनतम दूरी देखिए लेना है, न्यूनतम लेना है, विस्थापन हकीकत में विस्थापन है, दूरी लिखा गया है NCERT में, तो माइनस Q/ AR, तो ये हो गया पूरा। अब ये इतना तो कॉमन है, अब ये Q/PA हमारा L है और SA हमारा L है और AR हमारा 2L है, L रूट 5 आया है, माइनस ये AQ भी हमारा L रूट 5 आया है। तो सब वैल्यू रख दिए, सॉल्व किए तो 1/4πε0, ये पूरा सिंपल किए तो आ गया 2Q/L माइनस 2Q/L रूट 5, तो ये आ गया 1/4πε0 2Q/L और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - 1/√5। तो ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बस इतना ध्यान देना है कि ये बीच की दूरी नहीं विस्थापन है, NCERT में दूरी लिखा है, तो इस चीज़ को आप लोगों को गंभीरता से थोड़ा समझना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर सेल हैव रेडियाई AB एंड C, जिसमें C की सबसे ज़्यादा त्रिज्या है, उससे कम B की, उससे कम A की, एंड हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि 3 हमारे पास गोले हैं और तीनों संकेंद्री गोले हैं, मतलब सबका सेंटर एक ही है। पहले अंदर वाला उसकी त्रिज्या A है, फिर उससे बाहर वाले की B है, फिर सबसे बाहर वाले की C है, क्योंकि जो सबसे बाहर होगी उसकी त्रिज्या सबसे ज़्यादा होगी, तो उसको C माना, फिर उसके अंदर जो है उसको B, फिर उसके अंदर जो है उसको A माना। और सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा माइनस सिग्मा और सिग्मा है क्रमशः। कह रहा है इफ VA, VB एंड VC डिनोट द पोटेंशियल ऑफ द 3 सेल्स देन फॉर C इक्वल टू A प्लस B V है। अब कह रहा है कि अगर VA, VB और VC क्रमशः हमारे क्या है विभव हैं तीनों गोलों के, तो कह रहा है देन फॉर C इक्वल टू A प्लस B V है। तो अगर C बराबर A प्लस B है, यानी ये त्रिज्या की बात कर रहा है कि अगर C की त्रिज्या A और B दोनों के योग के बराबर है तो फिर विभव का क्या संबंध होगा, ये हमको निकालना है कि पोटेंशियल का क्या संबंध है तीनों कॉन्सेंट्रिक यानी संकेंद्री गोलों में, विभव का क्या संबंध है। तो इसको देखते हैं। NCERT पढ़ा गया है तो सारे क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से निकलेंगे, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तीनों संकेंद्री गोली बना दिए गए, अंदर वाले की त्रिज्या A है, उसके बाहर वाले की B है और सबसे बाहर वाले की C है। अंदर वाले का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, उससे बाहर वाले का माइनस सिग्मा है, उससे बाहर वाले का प्लस सिग्मा है। अब हमें जो है
तीनों जो गोले हैं उनके विभव में तुलना करना है। तो देखिए एक एक का विभव निकालते हैं। तो सबसे पहले बाहर वाले का, तो VA इक्वल टू, अब देखिए तीनों के काट जब निकालेंगे तो 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, तो 1/4πε0 कॉमन हो गया। अब अंदर वाले के लिए Q अपान उसकी त्रिज्या, तो QA अपान A कर दिया, मान लिया कि इसमें QA आवेश है। और इसी प्रकार B की जो त्रिज्या है उसके आवेश मान लिया QB, तो QB अपान B प्लस बाहर वाले की त्रिज्या C है तो इसका आवेश QC मान लिया, तो QC अपान C हो गया। अब देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व हमको दिया गया है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान A। तो जाहिर सी बात है कि Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A हो जाएगा, सिग्मा इंटू A हो जाएगा। और A हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि गोला है तो गोले का हम अगर वो करेंगे तो गोले का आवेश होता है 4πr², तो Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4π A²। A B C तीन गोलों की त्रिज्या है, तो हम यहाँ R लिख दे रहे हैं और बदल बदल के लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए Q की जगह इतनी वैल्यू रख देंगे हम, और जिसकी त्रिज्या A है तो R की जगह A² हो जाएगा, जिसकी त्रिज्या B है तो R के लिए B² हो जाएगा, जिसकी त्रिज्या C है तो R के लिए C² हो जाएगा। तो जब हम यहाँ QA की जगह रखेंगे तो हमारा क्या रखना पड़ेगा, सिग्मा इंटू 4πA²। तो देखिए 4π सब जगह वही आ रहा है, 4π सब जगह कॉमन है, तो इसलिए 4π को बाहर ले लिया कॉमन, तो 4π अपान 4πε0। और अंदर कितना बचा, अंदर जब 4π कॉमन हो जाए तो सिग्मा इंटू A वाले के लिए, ये A त्रिज्या है जिसकी, उसके लिए A² बचेगा, तो सिग्मा इंटू A² अपान त्रिज्या A है। इसी प्रकार माइनस इस दूसरे वाले की त्रिज्या B है तो B² इंटू सिग्मा अपान B प्लस इसी प्रकार C² सिग्मा अपान C, ये आ गया। देखिए सिग्मा को बाहर नहीं लिया है क्योंकि सिग्मा अभी आगे देखेंगे, क्योंकि सिग्मा सबकी पृष्ठावेश घनत्व है। तो यहाँ पर देखिए 4π कट जाएगा तो 1/ε हो जाएगा, तो ये A² सिग्मा अपान A माइनस B² सिग्मा अपान B प्लस C² सिग्मा अपान C, तो ये आ गया 1/ε0 A² सिग्मा अपान B माइनस B² सिग्मा अपान B प्लस C² सिग्मा अपान C। अब देखिए यूजिंग C इक्वल टू A प्लस B, क्वेश्चन में हमको दिया गया था कि बाहर वाले की त्रिज्या जो C है वो A प्लस B के बराबर है, A प्लस B के बराबर है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन में पढ़े हैं कि C इक्वल टू A प्लस B है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हम किसी गोले का विभव निकालते हैं तो हमने पढ़ा था कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है और विभव सब जगह एक समान होता है। तो जब हम ये A के लिए निकाल रहे थे तो ये दोनों गोले बाहर थे, देखिए दोनों बाहर थे, B भी बाहर था और C भी बाहर था, तो A अंदर था, तो ये दोनों बाहर हैं। तो बाहर के लिए VA इक्वल टू 1/ε0 A² सिग्मा अपान A माइनस B² सिग्मा अपान B प्लस C² सिग्मा अपान C। यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये B वाले के लिए जब निकाल रहा है VB इक्वल टू, यानी ये जो B वाला गोला है अंदर, इसके बाहर एक बाहर है और उसके अंदर एक अंदर है। तो जब ये B वाले के लिए निकालेंगे तो ये जो A अंदर है इसमें वही विभव होगा जो इसमें B वाले में है, क्योंकि इसके अंदर हो गया, तो B वाले के अंदर विभव समान रहेगा और विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा। तो जो B में विभव होगा वही इसके अंदर भी विभव होगा, पूरे में वही विभव होगा। इसलिए जब B के लिए निकाला है तो 1/ε0 A² सिग्मा अपान B कर दिया है, A वाले को भी B देखिए कर दिया है, माइनस B² सिग्मा अपान B प्लस C² सिग्मा अपान C।
यानी ये और ये, इसका और इसका विभव एक ही, दोनों के लिए एक ही त्रिज्या का यूज किया गया। क्योंकि जब हम ये बी वाले की बात करेंगे तो जैसे बात है कि ये इसके अंदर है, तो इसका विभव भी वही इसमें होगा जो अंदर होगा, मतलब इसका खुद का विभव प्लस ये बी का विभव दोनों रहेंगे इसके अंदर। तो ये जो बी का विभव होगा तो ये बी त्रिज्या के कारण होगा, इसलिए दोनों में बी है। ध्यान दीजिए, क्योंकि बी का प्रभाव अंदर वाले में भी है और बी में तो खुद है ही। इसी प्रकार जब हम VC निकालते हैं तो अब देखिए दोनों गोले इसके अंदर हैं, तो दोनों गोलों में बाहर वाले का विभव जो होगा वो दोनों गोलों में प्रभावित होगा, तो इसलिए दोनों के लिए त्रिज्या जो है वो C रखी गई है। देखिए ए के लिए भी बी के लिए भी। तो VC इक्वल टू 1/ε0 ए स्क्वायर सिग्मा अपान सी माइनस बी स्क्वायर सिग्मा अपान सी प्लस सी स्क्वायर सिग्मा अपान सी। तो देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व रख के त्रिज्या सबकी बी में निकाला है, तो अंदर वाले जितने हैं दोनों के लिए सबके लिए बी रखा है, और सी का निकाला है तो अंदर वाले जितने हैं सबके लिए सी रखा है। तो इसको ध्यान देना है, गलती नहीं करना, इससे बहुत आराम रहेगा। क्यों रखा है वो हमने आपको बता दिया। यूजिंग C इक्वल टू ए प्लस बी। अब अगर हम C इक्वल टू ए प्लस बी का यूज करें जैसा क्वेश्चन में दिया है, तो VA हमारा हो जाएगा ये C की जगह a प्लस बी रख देंगे। तो ये देखिए जब हम ये VA निकालना है तो a की जगह जब a प्लस बी रखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा एक तरह से ये हो जाएगा VA इक्वल टू 1/ε0 ए स्क्वायर सिग्मा अपान ए माइनस बी स्क्वायर सिग्मा अपान बी प्लस, अब C की जगह a प्लस बी है तो C स्क्वायर है, तो फिर से ए स्क्वायर सिग्मा अपान ए हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर सिग्मा अपान बी हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस माइनस तो ये कट जाएंगे बी वाले, तो ये और ये कट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर और नीचे भी ये है, तो ये 2a स्क्वायर सिग्मा अपान ये ε0 है इंटू ये a हो जाएगा। तो ये a से ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 2a सिग्मा अपान ε0। तो ये 2a सिग्मा अपान ε0 आ गया, ये VA के लिए। इसी प्रकार VB इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान ε0 ए स्क्वायर अपान बी प्लस ए। यानी इसको सॉल्व करेंगे, बी की जगह इसी प्रकार रख देंगे, सी की जगह रखेंगे तो ये निकल आएगा VB। तो ये इसी तरह रखेंगे, तो इस पर दो में जब ए स्क्वायर सिग्मा अपान ए प्लस बी स्क्वायर सिग्मा अपान बी रखेंगे तो ऐसे ही सॉल्व होके ए आ जाएगा सिग्मा अपान ε0 ए स्क्वायर अपान बी प्लस ए। तो ये आ जाएगा सिग्मा अपान ε0 ए सी अपान बी। वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा, जैसे हमने करके एक को बताया वैसे यहाँ करके देखिए, तो ये बी आ गया, ये बी आ जाएगा। इसी प्रकार VC निकाल लेंगे सिग्मा अपान ε0, और C की जगह ए स्क्वायर सिग्मा अपान ए प्लस बी स्क्वायर सिग्मा अपान बी रखेंगे तो VC भी आ जाएगा। तो ये आ गया 2a सिग्मा अपान ε0। सॉल्व करने पे करके देखिए आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए VA बराबर 2a सिग्मा अपान ε0, VC बराबर 2a सिग्मा अपान ε0, जबकि VB बराबर a सिग्मा अपान ε0 बी। ये C देखिए नहीं आएगा, ये गलत है,
ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बी। कुल मिला करके जो देख रहे हैं ये सी यहाँ पर कहीं है, नहीं तो सी नहीं आएगा, इसको सॉल्व करिएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ए और सी बराबर है लेकिन बी बराबर नहीं है, तो वी ए बराबर वी सी इज नॉट इक्वल टू वी बी, यानी वी बी के बराबर नहीं है वी ए और वी सी। तो 10 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ये हालो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज 80 वोल्ट, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी। कह रहा है एक चालक गोला है लोहे का और वो हालो है यानी खोखला है, उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसको 80 वोल्ट तक इतना चार्ज किया गया कि उसकी बाहरी सतह पर सरफेस पर 80 वोल्ट का आवेश 80 वोल्ट का विभव आ जाए पोटेंशियल। तो कह रहा है उसके सेंटर यानी केंद्र पर पोटेंशियल कितना है। तभी हमने बताया कि चालक के अंदर और बाहर, चाहे वो खोखला हो या ना हो, अंदर और बाहर विभव समान होता है और विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर 0 होता है। तो जाहिर सी बात है कि बाहर पोटेंशियल 80 वोल्ट है तो अंदर भी 80 वोल्ट ही होगा। तो 11 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कह रहा है पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज द सेम एज दैट ऑन द सरफेस, यानी जितना सतह पर होगा उतना अंदर भी होगा। तो 80 वोल्ट सही है 11 का ए। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस से पूछा गया है क्वेश्चन। कह रहा है द डायग्राम बिलो शोज रीजन ऑफ इक्वी पोटेंशियल्स। तो कह रहा है कहाँ कहाँ सम विभव है, यानी विभवांतर 0 है, तो कहाँ कहाँ पर विभव समान है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ए और बी बिंदु देखा जाए तो ए और बी बिंदु पर 40 वोल्ट और 20 वोल्ट, तो 40 में 20 गया 20। यहाँ पर देखा जाए तो 30 में 10 गया 20, तो विभव समान है। यहाँ पर देखते हैं 40 वोल्ट 20 वोल्ट, 40 में 20 गया 20। यहाँ पर देखिए 30 वोल्ट 10 वोल्ट, 30 में 10 गया 20। यहाँ पर देखिए 30 और 10 है तो 30 में 10 गया 20। यहाँ 40 है यहाँ 20, 40 में 20 गया 20। यहाँ पर देखते हैं तो 30 में 10 गया 20। यहाँ पर देखते हैं तो 40 में 20 गया 20। तो इधर भी 20, 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 इधर भी 20। तो सारे जितने फिगर हैं इनमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी विभव तो है लेकिन विभवांतर 0 है, विभव का अंतर। भाई इधर 20 है इधर 20, तो अंतर कितना हुआ, 20 में 20 घटाएंगे 0। और कार्य W इक्वल टू होता है Q डेल्टा V, और डेल्टा V 0 है तो कोई भी कार्य नहीं होगा। तो इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम कहें या यूं कहें कि 0 है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए वर्क डन इज गिवन एज W इक्वल टू Q डेल्टा V। इन ऑल द 4 केसेस द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B इज सेम। इसलिए क्योंकि विभवांतर सब में सेम है तो इसलिए कार्य भी सब में सेम होगा, और चूंकि विभवांतर 0 है तो इसलिए वर्क डन भी 0 होगा। वैसे जैसे आंसर दिया है वैसे हम लोग आंसर देंगे। तो इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम, यानी चारों केस में किया गया कार्य समान होगा। जैसे प्रश्न पूछ रहा है वैसे हम लोग उत्तर दे देंगे। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इफ पोटेंशियल इन वोल्ट इन रीजन एक्सप्रेस्ड एज Vxyz इक्वल टू 6xy माइनस y प्लस 2yz, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम
at point 110 is। तो देखिए क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होते, बस थोड़ा सा समझना पड़ता है। यहाँ पर एक्स वाई जेड प्लेन की बात कर रहा है, तो एक्स वाई जेड प्लेन में जो विभव है वोल्ट में वो 6xy - y + 2yz के फॉर्म में दिया गया है। तो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें x एक्सिस में 1 मीटर है, y एक्सिस में 1 मीटर है और z में 0 मीटर है, तो ऐसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमको निकालना है। बहुत आसान है, देखिए आराम से निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड पोटेंशियल वी इन ए रीजन आर रिलेटेड एज वेक्टर ई इक्वल टू, अब देखिए ई इक्वल टू -dv/dx होता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो विभव और विद्युत क्षेत्र का रिलेशन क्या होगा, तो वेक्टर ई इक्वल टू -dv/dx था। अब अगर x y z तीनों एक्सिस की बात हो तो माइनस बाहर ले लेंगे, अंदर dv/dx x एक्सिस के लिए i कैप प्लस dv/dy y एक्सिस के लिए j कैप प्लस dv/dz z एक्सिस के लिए k कैप हो जाएगा, जैसे i j k हम लोग लिखते थे। अब देखिए हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि v x y z एक्सिस के लिए 6xy - y + 2yz, ये क्वेश्चन में हमको विभव दिया गया है x y z जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसलिए वेक्टर ई इक्वल टू हो जाएगा -d/dx, और ये इसको लिखेंगे i एक्सिस के लिए, फिर j एक्सिस के लिए, फिर k एक्सिस के लिए, जो ये विभव हमको दिया गया है x y z एक्सिस में। तो x के लिए 6xy - y + 2yz i कैप हो जाएगा प्लस d/dy, और विभव यहाँ भी यही लिख देंगे, इसी प्रकार यहाँ भी वही लिख देंगे i j k एक्सिस के लिए। तो ये हमारा आ गया माइनस ब्रैकेट में 6y कैप प्लस यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए डिफ्रेंसिएशन करेंगे जब, तो x केवल इसी में है, इन दोनों में नहीं है, तो ये तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि इसमें x है ही नहीं। जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, केवल ये बचेगा। तो x से x गया तो 6y बचा i कैप प्लस यहाँ पर y देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पर y से y जाएगा तो 6x बचेगा, माइनस y से y जाएगा तो -1 बचेगा, प्लस यहाँ y से y जाएगा तो 2z बचेगा j कैप प्लस। अब यहाँ पर z है तो इन दोनों में z है नहीं, तो ये तो चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, केवल इसमें है, तो z से z गया तो 2y बचेगा और ये k कैप हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप लोग समझिए, जिसमें ये टर्म नहीं रहेगा x उसका कोई मतलब नहीं। तो एट पॉइंट 110, अब देखिए पॉइंट दिया है कि 110 पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो ये वेक्टर ई इक्वल टू हो जाएगा -6, अब y एक्सिस में 1 है, y इक्वल टू 1 है तो y की जगह 1 रख देंगे, i कैप प्लस 6, ये x है, x में भी 1 है तो 1 रख देंगे, माइनस ये 1 तो है ही, प्लस 2, z में 0 है तो 0 रख देंगे, j कैप प्लस 2, y में 1 है तो 1 रख देंगे और k कैप। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है इन ए रीजन द पोटेंशियल इज रिस्पेक्टिवली बाई vxyz are 6x - 6xy - 6y plus 6yz, where v is in volt and xyz are in meter. The electric force expressed by a charge of 2 coulomb situated at point 111 is. अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पूछा था, यहाँ पर इस विद्युत बल पूछ रहा है। तो कह रहा है कोई बिंदु है जहाँ पर विभव हमारा 6x - 8y xy - 8y plus 6yz है, और कह रहा है ये विभव xyz मीटर दूरी पर है, v is in volt and xyz are in मीटर।
तो ये v विभव है और एक्स वाई जेड जो दूरियां हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में वो मीटर में ली गई हैं। तो कह रहा है एक ऐसा पॉइंट चूज करना है द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए चार्ज ऑफ 2 कूलम सिचुएटेड एट पॉइंट 111 इज। तो कह रहा है कि 2 कूलम का आवेश है और वो कहाँ स्थित है, एक्स वाई जेड तीनों से 1-1 मीटर की दूरी पर है। एक्स वाई जेड तीनों से 1-1 मीटर की दूरी पर है, तो उस पर कितना विद्युत बल का अनुभव होगा। तो दोनों लगभग एक ही तरह के क्वेश्चन है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे करते चले जाएंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए वी एक्स वाई जेड दिया है हमको 6x माइनस 8 XY माइनस 8y प्लस 6y जेड। अब देखिए F इक्वल टू क्यू ई होता है, तो जाहिर सी बात है कि V दिया है तो हमको E निकालना पड़ेगा, क्योंकि F इक्वल टू क्यू ई। तो पहले V से E निकाल लें। तो जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया था वैसे करेंगे। तो द एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस ये डी अपान डी एक्स और v की वैल्यू ये रख देंगे। तो रख दिया, तो ये हो गया हमारा माइनस, तो ये हमारा ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी एक्स, तो माइनस डी अपान डी एक्स ये वैल्यू उठा के रखेंगे। अब जिसमें x नहीं है वो तो खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं, तो दोनों खत्म। तो ये हो गया माइनस, अब इसमें x कटेगा तो 6 होगा, माइनस ये x कटेगा तो 8y बचेगा। तो ये आ गया माइनस 6 प्लस 8y, ये माइनस का गुणा कर दिया। इसी प्रकार y एक्सिस के लिए ई वाई इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी वाई हो जाएगा, तो इक्वल टू माइनस डी अपान डी वाई, फिर यही पूरा उठा कर रख देंगे। तो रख दिया। अब जिसमें y नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा, तो इसमें y नहीं है तो ये खत्म, तो ये बचा माइनस, अब ब्रैकेट में ये माइनस 8y खत्म हो जाएगा तो x बचेगा माइनस, ये केवल y है तो खत्म होगा तो 8 बचेगा, प्लस यहाँ पर एक y है खत्म होगा तो 6z बचेगा। अंदर माइनस का गुणा होगा तो बचेगा 8x प्लस 8 माइनस 6z। ई जेड एक्सिस के लिए विद्युत क्षेत्र, तो माइनस डी वी अपान डी जेड हो जाएगा, माइनस डी अपान डी जेड, फिर ये पूरा उठा करके रखेंगे और जहाँ पर जेड होगा वही बचेगा, बाकी खत्म होगा। यहाँ भी जेड नहीं, यहाँ भी जेड नहीं, यहाँ भी जेड नहीं, सब खत्म, केवल ये बचेगा, जेड से जेड चला जाएगा तो 6y, तो ये बचा माइनस 6y, ये माइनस है यहाँ पर इसलिए माइनस 6y। अब विद्युत क्षेत्र अगर कुल निकालना है तो ई एक्स ई वाई ई जेड का सदिश योग कर दिया जाए तो निकल आएगा, इसलिए वेक्टर इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। तो ये आ गया, ये एक्स वाला रखेंगे फिर वाई वाला फिर जेड वाला, सबको जोड़ेंगे तो ये माइनस दे के पहले एक्स वाला माइनस 6 प्लस 8y आई कैप प्लस ये वाला 8x प्लस 8 माइनस 6 जे कैप माइनस फिर ये जेड वाला माइनस 6y के कैप। अब बिंदु 111 पे मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में 1 मीटर की दूरी है, तो x बराबर 1 होगा, y बराबर भी 1 होगा, z बराबर भी 1 होगा। तो जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है सब जगह 1 रख देंगे। तो वेक्टर इक्वल टू माइनस 6 प्लस 8y की जगह 1 रखेंगे तो 8 होगा, आई कैप प्लस 8x की जगह 1 रखेंगे तो 8 होगा, प्लस 8 माइनस 6 जेड की जगह 1 रखेंगे तो 6 होगा, जे कैप माइनस 6y की जगह 1 रखेंगे ये वाला तो के कैप होगा। तो ये आ गया 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 6 के कैप। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। आप देखिए एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे होते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो एक्स वाई जेड चूंकि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, तो इनका अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट का स्क्वायर यानी परिणामी का स्क्वायर बराबर विद्युत क्षेत्र एक्स एक्सिस में उसका स्क्वायर प्लस विद्युत क्षेत्र वाई एक्सिस में उसका स्क्वायर प्लस विद्युत क्षेत्र जेड एक्सिस में उसका स्क्वायर। जब इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट ई स्क्वायर एक्स। तो एक्स एक्सिस में कितना है, ये 2, ये तो एकांक सदिश है, तो एकांक का मतलब 1 तो 1 ही है, तो इससे मतलब ही नहीं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए चिन्ह सहित रखना है।
तो ये आ जाएगा √140, तो आ गया 2√35 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो अब F = Q ही होता है। Q हमको 2 कूलम दिया है, E की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दिए, तो ये आ गया 4√35 न्यूटन। तो इतने बल का अनुभव करेगा वो पिंड। तो देखिए कितना आसान है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन निकलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ए बी और सी 3 पॉइंट इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ए बी सी 3 बिंदु हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने आपको यूनिफॉर्म यानी एक समान का मतलब बताया था कि हो सकता है आगे जाने पर एक समान बढ़ रहा हो या घट रहा हो, परंतु प्रति सेकंड जो अंतर होगा वो एक ही होगा, तो उसको एक समान बोलते हैं। और कांस्टेंट लिखा होता तो क्या मतलब होता है, नियत। तो नियत का मतलब होता कि समय के हिसाब से बदल नहीं रहा, उतना ही है। और यूनिफॉर्म का मतलब समय के हिसाब से बदल रहा है लेकिन नियत रूप में बदल रहा है। जैसे पहले सेकंड में 10 का परिवर्तन, दूसरे में 20 का, तीसरे में 30 का, चौथे में 40 का। तो जाहिर सी बात है कि अगर पहले में 10 का, दूसरे में 20 का, तो 20 में 10 घटाएंगे तो अंतर कितने का, 10 का। इसी प्रकार तीसरे में दूसरा घटाएंगे तो 30 - 20, तो अंतर 10 का। फिर चौथे में तीसरा घटाएंगे तो 40 - 30, अंतर 10 का। तो हर बार अंतर 10 का है, तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो कह रहा है उसमें है, तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। अब विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो कह रहा है कि कहाँ पर विभवांतर कम, ज्यादा या बराबर होगा। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस से माइनस की ओर उसकी दिशा होती है। मतलब कहने का मतलब अगर इधर प्लस हो, इधर माइनस हो, तो ये ज्यादा है और ये कम है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इधर पॉजिटिव प्लेट होगी, इधर नेगेटिव होगी, तो जाहिर सी बात है कि प्लस वाले को उच्च विभव मानते हैं और माइनस वाले को निम्न विभव। तो इधर जो पॉइंट होगा उसका विभव ज्यादा होगा, इधर वाले का कम। तो ये बी इधर ज्यादा है तो इसका ज्यादा होगा, तो पहले वी बी का सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम वी सी का, फिर सबसे कम वी ए का। तो मैक्सिमम एट बी होगा, सबसे ज्यादा बी का, फिर उससे कम सी का, फिर उससे कम ए का। मतलब विभव का अंतर घटता जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं, तो धन आवेश उच्च विभव में माना जाता है, ऋण आवेश निम्न विभव में। तो ये उच्च विभव में है, इधर निम्न विभव में। तो सबसे ज्यादा इधर कौन पॉइंट है, बी, तो ये सबसे उच्च विभव में होगा, फिर उसके बाद सी होगा, फिर उसके बाद ए होगा। तो मैक्सिमम कौन सा होगा, बी। तो 15 का डी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए 15 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। सबसे ज्यादा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव अंतर घटता है। तो जैसे बात सबसे बाईं तरफ वीबी है तो उसका सबसे ज्यादा है विभव, फिर वीसी का, फिर वीए का। तो 15 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।